हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके मामले में अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे करने का आदेश जारी किया है? आंसर होगा वाराणसी। ओके, देखिए अदालत ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसे सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद, तो उस मामले में सर्वे करने का आदेश 8 अप्रैल को जारी किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी की अदालत ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है ASI को, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और कहा है कि इसमें 2 अल्पसंख्यक जरूर होने चाहिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट मामला है, काफ़ी विवादित मामला रहा है। पहले जो अयोध्या का मामला था, अब वाराणसी का ये मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसमें अदालत अब उसने कहा है कि सर्वेक्षण करो, पुरातात्विक जो सबूत है कुछ निकाले जाएं। दरअसल मामला ये है कि वहाँ पर ये दावा किया गया था कि जो मस्जिद है उसके ढांचे के नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरातात्विक अवशेष हैं। तो एक अपील की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि ज़मीन पर मंदिर के अवशेष हैं वहाँ पर। तो काफ़ी लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था। 1991 में मुकदमा दायर किया गया था। तो उसी मामले में जो है वो लंबा चलता जा रहा था, सत्र न्यायालय गया, फिर हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, और अब ये मामला देखने को मिल रहा है कि अदालत ने, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो वाराणसी के हैं उस आशुतोष तिवारी, तो उन्होंने ये आदेश जारी किया है। ओके, ASI को ये निर्देश दिया गया है कि सर्वेक्षण में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार या फिर जियो रेडियोलॉजी तकनीक दोनों से सर्वे किया जाए। ओके, मतलब रडार के थ्रू नीचे देखा जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है वहाँ से, रेडियोलॉजी तकनीक का भी यूज़ किया जाएगा। तो ये सब पूरा खर्च ASI को खुद उठाना है, ऐसा अदालत का आदेश दिया गया है। ओके, और दोनों पक्ष के लोग जो है मौके पर रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर खुदाई करने के भी आदेश पारित किए गए हैं। तो एक नया मामला या फिर कहें वहाँ जो विवाद था वो अब एक नए रूप में दिखता नज़र आ रहा है। तो जो भी बदलाव हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने क्वालिफाई किया है? पहली बार कोई भी क्वेश्चन होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किस महिला नाविक ने क्वालिफाई किया है? तो आंसर होगा इसका नेत्रा कुमानन। नाम आप एकदम ध्यान में रखना। ओके, देखिए ओलंपिक गेम्स में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि क्वालिफायर गेम्स होते हैं। ओके, सीधे कोई भी व्यक्ति ओलंपिक में गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वहाँ शामिल नहीं हो सकता है। उसके लिए ओलंपिक कमेटी के द्वारा अलग अलग तरह के चैम्पियनशिप को मान्यता दी गई है। तो इस गेम्स के लिए मुसानाह ओपन चैम्पियनशिप के जरिए ये क्वालिफाई टेस्ट किया गया था। ओके, तो उसके जरिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। 7 अप्रैल को ये लक्ष्य हासिल कर लिया नेत्रा ने। ओके, और आपको बता दूं कि इसके अलावा भी भारत ने एक और नया इतिहास रचा है ओलंपिक के मामले में। पहली बार भारत के 4 नाविकों ने अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला है जापान में, तो उसके लिए क्वालिफाई किया 4 टोटल। पहली तो महिला होगी नेत्रा कुमानन। ओके, इसके अलावा विष्णु सर्वानंद और गणपति चेगप्पा, इसके अलावा वरुण ठक्कर। तो ट्वीट भी है खेल मंत्री का किरेन रिजिजू का, तो आप देख रहे हैं। तो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक साथ 4 जो नाविक खिलाड़ी हैं वो इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। ओके, इससे पहले क्या होता था कि एक आधी क्वालिफाई कर पाते थे, मतलब कई तरह के नाविक का भी गेम्स है तो कई तरह के कैटेगरी का होता है, तो एक ही कैटेगरी में पहले जाते थे। तो अब 3 सेलिंग कैटेगरी में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पुराना है, 3-4 दिन पुराना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, मैं बताऊंगा वीडियो के थ्रू। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिटेल में जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही नोट्स भी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, उसका लिंक
देख लेना। ओके, और 2020 का जो पिछले साल का करंट अफेयर्स है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर अमेजन के द्वारा ज़बरदस्त छूट दी जा रही है। काफ़ी छूट है, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, लिंक है वहाँ अमेजन का, आप देख सकते हो, ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का जो निर्माण है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? मुझे लगता है पता होगा आंसर, जम्मू कश्मीर। ओके, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत हुआ ये? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने ये बनाया है। ये आर्च ब्रिज है। इसके दोनों सिरों को 5 अप्रैल 2021 को जोड़ा गया है। ओके, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें दोनों सिरों को जोड़ा गया है 5 अप्रैल को। उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट है। मकसद यही है इसका कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल के जरिए पूरे भारत से जोड़ा जाए। अभी तक जो कनेक्टिविटी है, ज़्यादातर जो जम्मू कश्मीर के जो ऐसे इलाके जहाँ रेल की कनेक्टिविटी अभी नहीं है, वो रोड के जरिए या एयर के जरिए, अब रेल के जरिए पूरी तरीके से कनेक्टिविटी दी जाए उन इलाकों में जहाँ तक रेल नहीं पहुँचा। खास अहमियत रखता है ये पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से ये बहुत ही जटिल था। रेल लाइनों को पहाड़ पर, घाटियों पर, सुरंग में ले जाना था, और इस वजह से बहुत सारी अड़चनें भी आई थी इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट की नींव कब रखी गई थी? वर्ष 2002 में। ओके, और 2004 में इसका काम शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। 2004 में बाद में शुरू हुआ। हालांकि बाद में 2008 में इस काम को यह कह के रोक दिया गया था कि चूँकि ये सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। सिस्मिक जोन का मतलब हुआ कि भूकंप के लिहाज से जो सबसे खतरनाक जोन होता है वो जोन 5 होता है। तो इस वजह से सुरक्षा का हवाला देकर इसको रोक दिया गया था। बाद में 2010 में फिर से काम शुरू हुआ। टोटल 272 किलोमीटर की रेल लाइन है पूरे प्रोजेक्ट में। उसमें से 161 किलोमीटर का लाइन का काम पूरा हो चुका है। लगभग 111 किलोमीटर का काम अभी बचा है कटरा से बनिहाल के बीच में। तो उसी पर ये पुल बन रहा है। ओके, इसमें तकरीबन 87 किलोमीटर रेल लाइन पहाड़ के अंदर यानी सुरंग से गुजर रही है इसमें। ओके, कई रेलवे स्टेशन तो सुरंग के अंदर होंगे। ओके, तो अब इस आर्च पुल की लागत देख लेते हैं, और जो पूरा प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट बारामूला, तो उसकी लागत क्या है? तो टोटल की लागत तो वैसे 27,000 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन ख़ासतौर पे इस आर्च ब्रिज का जो निर्माण किया गया है उसकी लागत 1486 करोड़ रुपए है। ओके, और ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसकी आयु 120 साल से कम ना हो। डिज़ाइन तो जर्मनी में तैयार किया गया। पुल पर सुरक्षा का हवाला भी दिया गया है, और इसी वजह से चूँकि वहाँ कई तरह की दिक्कतें थी, एक तो भूकंप है, आतंकवाद भी है, तो इन सब वजहों से जर्मनी में इसका डिज़ाइन किया गया था। ब्रिटेन में इसकी सुरक्षा संबंधी तकनीकी टेस्ट किया गया, और इसके बाद भारत के इंजीनियर्स ने इसको बनाया। 1315 मीटर लंबा विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, और दोनों सिरों को 5 अप्रैल 2021 को जोड़ा गया है। खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर या फिर कहें कुतुब मीनार से भी तुलना करें तो उससे भी ऊंचा है। ओके, 1.3 किलोमीटर की लंबाई है इस पुल की। निर्माण बहुत जटिल था क्योंकि नदी पर कोई पिलर नहीं डालना था, इसलिए इसको आर्च हैंगिंग तकनीक से लोहे से जोड़ा गया था। ढांचे के भाग को जोड़ने के लिए 584 किलोमीटर वेल्डिंग की गई है। इतनी लंबी वेल्डिंग अगर उसको काउंट कर ले जितनी वेल्डिंग की गई तो ओके 584 किलोमीटर। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वहाँ पर हवा चलती है तो भी इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आर्च ब्रिज जो है, अगर भूकंप का सवाल करें तो ये सिस्मिक जोन 5 में है, जो बहुत खतरनाक इलाका माना जाता है। इसके चलते अगर 7 रिक्टर स्केल का भी अगर भूकंप आता है तो इस पुल को नुकसान नहीं होना है। ओके, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खासियत ये भी है कि चूँकि जम्मू कश्मीर का इलाका आतंकवाद से प्रभावित है, तो इस वजह से विस्फोट से भी इसको नुकसान नहीं पहुँचे, इसका भी ख्याल रखा गया। अगर इसको विस्फोट से उड़ाने की कोशिश भी होगी तो पुल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे सेंसर भी लगाए गए हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। इसके अलावा पुल में बाहरी हमले से बचाने के लिए पर्याप्त सेंसर हैं, सुरक्षा प्रबंध हैं, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं।
कई लिहाज से सिक्योरिटी है, क्योंकि ये पुल जो है जहाँ पर बना है उससे पाकिस्तान की जो एयर डिस्टेंस है, हवा से डिस्टेंस, वह मात्र 65 किलोमीटर, तो इसलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। अच्छा, जब इतनी बात हो गई आर्च ब्रिज के बारे में, तो आर्च तकनीक क्या है? देखिए, 2000 साल पुरानी तकनीक है, 2000 साल पुरानी। घुमावदार संरचना को एक स्थान से फैलाता है, फिर लोड लेने के लिए, झेलने के लिए पूरा कैपेसिटी रखता है। रोमन के वक्त में इसको इजाद किया गया था 2000 साल पहले। तब वह पत्थर काटकर मेहराब के जरिए जोड़ते थे और फिर पत्थर को कनेक्ट कर लेते थे। छोटे मोटे पुल इंडिया में पहले बने हैं, आर्च ब्रिज के आधार पर पत्थरों के भी बने हैं। स्टील के भी ऐसे पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इंडिया में ये बनाया गया। ओके, और सबसे ऊंचा तो पूरी दुनिया में। काफ़ी जटिल तकनीक है। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये कब पूरा होगा रेलवे प्रोजेक्ट? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल प्रोजेक्ट है वो 2022 तक पूरा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी FCAT, उसको 6 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया। तो ऐसा जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, या फिर कहें कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत था? आंसर होगा कानून मंत्रालय। ओके, कानून मंत्रालय ने नोटिस जारी करके आपसे कहा है कि फिल्म निर्माता अगर CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वहाँ से उस फैसले से असहमत होते हैं तो उनको FCAT के बजाय अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। ओके, क्या है कि जो सेंसर बोर्ड कहते हैं वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, CBFC। तो 1983 में जो आदेश जारी हुआ था उसके तहत ये था कि अगर कोई फिल्म बनाता है और वो सर्टिफिकेशन के लिए जाता है और CBFC मना कर देता है तो FCAT के पास जा सकता है। ओके, मुख्यालय न्यू दिल्ली में था। तो लेकिन अब कानून मंत्रालय ने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो। तो इस पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई गई है जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके द्वारा। ओके, होता यह है कि CBFC से कई बार सर्टिफिकेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं जिसको सर्टिफिकेट नहीं देता है यानी सेंसर बोर्ड। तो उसमें ऐसे में क्या होता था कि अपीलीय जो जगह है FCAT, वहाँ पर अपील करते थे फिल्म मेकर्स और उसके बाद वहाँ से राहत मिल जाती थी कई बार। जैसे 2016 की बात करें, अनुराग कश्यप की जो फिल्म थी उड़ता पंजाब, इसके अलावा साहेब बीबी और गैंगस्टर, हरामखोर, तो ये सब फिल्में सेंसर बोर्ड यानी जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके द्वारा परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन बाद में FCAT के पास मामला गया, उसके बाद वो रिलीज हो पाई थी। यहाँ तक कि जो बैंडिट क्वीन थी पिक्चर बहुत बड़ी, तो वो भी वहीं से इसको परमिशन मिली थी। ओके, शेखर कपूर की पिक्चर थी वो। तो ये अब हुआ, अब यही होगा कि अगर बोर्ड से यानी सर्टिफिकेशन बोर्ड से परमिशन नहीं मिलती है तो फिर सबको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा जो फिल्म मेकर्स हैं उनको। तो एक और बात कर लेंगे, सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं? तो कई तरह के होते हैं। जैसे A सर्टिफिकेट मिलता है फिल्मों को अगर फिल्मों में गालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा है, न्यूडिटी है, तो इन सब में A सर्टिफिकेट मिलता है। UA सर्टिफिकेट मिलता है जिन फिल्मों में थोड़ा बहुत हिंसा या मामूली लव मेकिंग सीन्स होते हैं। U सर्टिफिकेट उसमें होता है जिसमें ज़्यादा हिंसक या उत्तेजक सीन नहीं होते हैं, जिनको परिवार के साथ देखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। आंसर होगा 7 अप्रैल। ओके, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना के 2 साल बाद ये तय हुआ कि इस संगठन के स्थापना दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाए। ओके, 2021 की थीम क्या है? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई, तो इस बार किस देश ने मेजबानी की है? आंसर होगा इंडिया, भारत। भारत ने मेजबानी की है। हालांकि ये तीसरी बार है जब भारत को जो वित्त मंत्रियों के जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी का काम मिला है। 2012 में और 2016 में इंडिया ने मेजबानी की थी वित्त मंत्रियों की बैठक की, तो इस बार आगवानी भारत ने 2021 में की है, निर्मला सीतारमण ने। ओके, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, दोनों ने इसकी जो है अध्यक्षता की है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
ओके, कई मुद्दों पर बात हुई। कोविड-19 का जो संकट है उसमें क्या, कैसे इसको निपटा जाए, आर्थिक संकट और इसके अलावा सामाजिक संकट। न्यू डेवलपमेंट बैंक की गतिविधियों पर भी बातचीत हुई। सामाजिक बुनियादी ढांचा और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उस पर बातचीत हुई। कस्टम ड्यूटी पर बातचीत हुई। तो इन सब पे ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है 8 अप्रैल 2021 को, जिसके तहत रेंट ट्रिब्यूनल गठित होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों के किराएदार विनियमन अध्यादेश 2021 तैयार किया, उसको फिर 22 सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पारित कर दिया है। ठीक है, तो अब गवर्नर के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून बन जाएगा। चूँकि ये ऑर्डिनेंस है यानी अध्यादेश है तो 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद या तो उससे पहले ही विधानसभा में पास करना होगा या फिर उस अध्यादेश को फिर से रिन्यूअल करना होगा। ओके, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे किराएदार को अगर कोई रखता है अपने यहाँ अपने मकान या दुकान उसको रेंट पर देता है तो उससे पहले इसके बारे में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, और कई सारे नियम कानून इसमें बताए गए हैं। प्राधिकरण गठित किया जाएगा, ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल, खासतौर पे ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने भारतीयों के आने पर अस्थायी रोक लगा दी है? भारतीयों के एंट्री पर ही किसी देश ने रोक लगा दी है, कौन सा देश है वो? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड ने ये एंट्री पर बैन लगा दिया है। लागू है 11 अप्रैल से और 28 अप्रैल तक अस्थायी तौर पर ये लागू किया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा आर्डन। ओके, तो उन्होंने घोषणा की है और कहा है कि चूँकि बहुत सारे भारतीय जो आ रहे थे उनमें कोविड-19 पॉजिटिव मिल रहे थे, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। और ये काफ़ी मीडिया में उछला मामला, तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने ये कहा है इंडिया के कि न्यूजीलैंड ने जो बैन लगाया है वो अपने लोगों पर भी बहुत सारे बैन लगाया है। तो उम्मीद यही की है भारतीय पक्ष ने कि 28 तारीख के बाद, 28 अप्रैल के बाद ये बैन ख़त्म कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की बात हो रही है, वहाँ की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। भाषा माओरी और इंग्लिश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष फातिमा रफ़ीक जकारिया, उनका निधन हो गया 6 अप्रैल 2021 को। तो कौन सा सम्मान उनको मिल चुका था? आंसर है पद्मश्री। 2006 में उनको पद्मश्री मिला था। शिक्षाविद थी, पत्रकार रह चुकी थी और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। वो संडे टाइम्स की एडिटर भी रह चुकी थी। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा ने किन फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? आंसर होगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाड फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, बाहरी हस्तक्षेप के कारण फीफा ने ये फैसला किया है, दोनों को निलंबित कर दिया है, दोनों की टीमों को। ओके, तो ये बात है इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 3 अप्रैल 2021 को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हुए और कई सारे जवान घायल हो गए? आंसर होगा बीजापुर। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये घटना हुई और सबको हिला दिया। इस हमले में जम्मू कश्मीर के निवासी थे राकेश्वर सिंह, जो सीआरपीएफ में थे, तो उनको अगवा कर लिया था। हालांकि कुछ शर्तों के बाद 8 अप्रैल को रिहा कर दिया गया। ओके, वो पूरा इलाका जो छत्तीसगढ़ का कुछ बस्तर डिवीज़न में हुआ है पूरा, वहाँ कई सारे ज़िले हैं जैसे बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, तो वो सब नक्सली इलाका है। ओके, तो वहाँ काफ़ी हिंसा देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 अप्रैल। ओके, लैंड माइंस की वजह से जो खतरा पैदा होता है उसे सुरक्षा देने, स्वास्थ्य और जीवन संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिवस की घोषणा की थी और 2021 की थीम क्या है? दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक का नया संस्करण जारी किया है, तो उसके क्या नाम है?
आंसर है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को नए एडिशन को लॉन्च किया है। ओके, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइस दी गई है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि कैसे जागरूकता बढ़े, पढ़ाई कैसे करें, इन सब चीज़ों पर है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रा नायडू का निधन हो गया 4 अप्रैल 2021 को, तो वो किस लिए जानी जाती थी? आंसर होगा क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में। 88 ईयर की थी। और आपको बता दूं कि क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक चंद्रा नायडू भारत की शुरुआती महिला कमेंटेटर में से एक थी और देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू उनकी बेटी थी वो। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये, काफ़ी चर्चित कमेंटेटर रही हैं वो, तो उनका निधन हो गया। ओके, और भी कई क्वेश्चंस हैं, उसको कल के वीडियो में मैं दे दूंगा। जैसे अमेरिका ने बिना सूचना या अनुमति के अंडमान निकोबार के पास नेवल एक्सरसाइज कर दिया है। कुछ क्वेश्चन पहले के छूट गए थे, जैसे सुएज नहर वाला जो मामला था, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दौरा किया, तो उन सब क्वेश्चन को अगले दिनों में इसको शामिल कर लेंगे। ओके, तो कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो अगर पसंद आया तो। और हाँ, पूरे वीडियो का जो PDF वो अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम PDF अवेलेबल हैं, तो देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।